हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज के इस सेशन में हम कैपेसिटर चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। क्या है वो? डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर। बच्चों, ये टॉपिक फेवरेट है एनटीए का। जेईई मेंस में इस टॉपिक पे, इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। तो ये सेशन पूरा देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए। हमने इस सेशन में जेईई मेंस के पिछले 5-6 सालों के टॉप पीवाईक्यूज कवर किए हैं और कुछ जेईई एडवांस के भी पीवाईक्यूज कवर किए हैं आपका लेवल अप बढ़ाने के लिए। ये सेशन जेईई मेंस में आपका स्कोर बूस्ट कर देगा। टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कीजिएगा, ग्रुप लिंक है डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल रहे होंगे। और उसके बाद मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं हूँ अजीत लोल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सवाल को। ये देखिए, आपका देखिए मेन कोर कंसेप्ट यहाँ पे क्या है। डाइलेक्ट्रिक सबसे पहले होता क्या? इंसुलेटर होता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे दो प्लेट्स, आपने कंडक्टिंग प्लेट्स रख रखी थी। इसके बीच का जो एरिया है, जो यहाँ पे जो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच का जो एरिया था, उसमें आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। ग्लास, माइका, प्लास्टिक, कुछ भी इंसर्ट कर दिया। तो इसको इंसर्ट करने से हुआ क्या? देखिए, डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन हो जाता है। अगर आपने प्लेट्स को पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिया है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्रिएट हो जाती है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे इस तरफ फोर्स लगने लगेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने लगते हैं और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है। तो आपका देखिए, प्लेट्स के तो चार्ज थे ही प्लस क्यू माइनस क्यू, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब में भी यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस होने लग जाते हैं। अब इन चार्जेस के कारण क्या हुआ? एक और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होगी बेटा, इस तरीके से। तो नेट फील्ड अब आप क्या बोलोगे? एक्सटर्नल फील्ड जो आपकी थी मेन चार्ज की, कैपेसिटर के चार्ज की, उसमें से आप इंड्यूस्ड फील्ड को जब माइनस करोगे तब आपकी नेट फील्ड इनसाइड मीडियम आपको मिलेगी। आई बात समझ में? तो डाइलेक्ट्रिक आने से क्या होगा? पोलराइजेशन हो जाएगा। यही देखो लिखा है यहाँ पे, क्या होगा? पोलराइजेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल जब अप्लाई करोगे तो आपके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। इन इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है जो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होती है। ये अपोजिंग फील्ड होती है। अब आगे बढ़ते हैं तो नया कैपेसिटेंस देखो आ जाता है, नई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो ये पूरी वर्किंग देखो मैं आपको समझाता हूं। आइए, तो आपका कैपेसिटर आप कैसे लिखते थे? सबसे पहले तो बताओ। हम लिखते थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अगर मैं ये कंप्लीट पूरी जगह मैं मीडियम बदल दूं, नया मीडियम डाल दूं, ठीक है, और नए मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो मैं के दे देता हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन आर बोल देता हूं। अब देखिए, दोनों वैल्यू सेम ही है इसके लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो जो नया कैपेसिटेंस हो गया, तो मीडियम में बेटा एप्सिलॉन नॉट, अगर वैक्यूम में है तो मीडियम में आप लिखते हो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आ गया। ए एरिया ऑफ द प्लेट से, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट से, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आ गया। एप्सिलॉन आर बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ही बराबर वैल्यू है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो नया कैपेसिटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू ओरिजिनल कैपेसिटेंस आपको यहाँ मिलता है। तो जो कैपेसिटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक डालने से के टाइम्स हो जा रहा है, के गुना हो जा रहा है। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ वो बताइए। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको समझा देते हैं। पहले तो वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड बात कर लेते हैं। तो वैक्यूम जब था तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद होना चाहिए। ये अभी मैंने इसी प्लेलिस्ट में ऊपर जाओगे लेक्चर मिलेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पहला लेक्चर, उसमें ये डिराइव करा है, इसके बारे में डिटेल बात की है, तो ये ध्यान होना चाहिए। तो प्लेट्स के बीच की जो फील्ड है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, और सिग्मा यहाँ पे क्या होता है बेटा?
चार्ज अपॉन एरिया। आई बात समझ में? अब जब आप मीडियम डाल देंगे तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो जब आप कंप्लीट जगह में आप एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो जो मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, मैं लिख देता हूं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय के आती है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय के आती है, यानी जो वैक्यूम में थी डिवाइडेड बाय के आती है। के लिख दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी लिखोगे तो भी चलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाती है, जो वैक्यूम में थी उसके 1/k टाइम्स हो जाती है। अब ऐसा हुआ क्यों, ये भी पूरी बात बता देता हूँ और डाइलेक्ट्रिक पे कितना चार्ज आया वो भी बता देता हूँ। आओ पूरा डेरिवेशन देखो ध्यान से। चलिए तो यहाँ पे मैं एक स्लैब मान लेता हूँ डाइलेक्ट्रिक का, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल वैक्यूम वाली को मैं ई नॉट कह देता हूँ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, इंड्यूस्ड फील्ड एक आ जाएगी बेटा। तो आपको पता है नेट फील्ड देखो क्या हो जाएगी, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। और अभी हमने देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा था, नेट इनसाइड मीडियम की फील्ड क्या होती है, वैक्यूम की फील्ड अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वैक्यूम की फील्ड क्या है, ई नॉट अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी जो ई नॉट में से ई इंड्यूस्ड माइनस होके जो कम होके इलेक्ट्रिक फील्ड बची वही तो ये है। तो इन दोनों को बस आप इक्वेट कर दे रहे हैं, ये देखिए ये रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड कितनी हुई, ई नॉट कॉमन ले लोगे तो 1-1/k, समझ गए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछे तो ये जवाब दोगे, इंड्यूस कितनी हुई पूछे तो ये जवाब दोगे। अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यस। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे जो चार्जेस इंड्यूस हो गए उसका जो क्यू इंड्यूस्ड है, सिग्मा इंड्यूस्ड होगा चार्ज इंड्यूस्ड अपॉन एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई किया तो सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो सिग्मा इंड्यूस्ड आ जाएगा, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो चार्ज इंड्यूस्ड आ गया। तो आपसे कोई पूछे कि डाइलेक्ट्रिक के स्लैब पे कितना चार्ज आएगा तो ये चार्ज आएगा, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्यों प्लेट का चार्ज है, कितनी सरफेस डेंसिटी आएगी ये आएगी, समझ गए। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बेटा हमने सीख लिया कि कंप्लीट में फिल कर दोगे तो K टाइम्स C आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा। अगर कंप्लीट में फिल ना करते हैं, सोचो हाफ में फिल करते हैं, और हाफ कैसा, ये K1 फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 के साथ और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 के साथ दूसरा हाफ फिल कर दिया। अब बताइए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए इसको आप सेंटर से काट दीजिए, तो ऊपर एक कैपेसिटेंस बनेगा K1 डाइलेक्ट्रिक का और नीचे एक कैपेसिटेंस बनेगा K2 डाइलेक्ट्रिक का, और ये कैपेसिटर दोनों क्या होंगे आपस में कैसे दिख रहे बताओ, पैरेलल दिख रहे हैं, तो पैरेलल कनेक्टेड होंगे। इसका C1 इसका C2 इंडिविजुअली निकालेंगे और C नेट हो जाएगा C1 प्लस C2, समझ गए। चलो अब जल्दी से बताओ इसका एरिया क्या हो गया, तो ऐसे कट किया तो एरिया हाफ हो गया, तो C1 क्या लिखोगे, एरिया एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एरिया क्या हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट, डी एज इट इज है पूरा डिस्टेंस लिया है और K से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसमें K1 था तो K1 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक इसी तरीके से C2 को आप ऐसे लिख रहे होंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखो क्या मिलेगा,
ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2d कॉमन अंदर आ गया K1 प्लस K2। आए समझ में? अब आगे बढ़ाते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर मैं डिस्टेंस में तोड़ता, एरिया में नहीं, किस तरीके से सर डिस्टेंस में तोड़ता? जो आपका डिस्टेंस था ना बेटा यहाँ पे, ठीक है, उसको मैंने तोड़ दिया। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये डिस्टेंस हमने तोड़ दिया आधे आधे में। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे हम प्लेट्स बना रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, ये देखो, ये देखो। तो अब देखिए जरा, ये डिस्टेंस हाफ ले लिया हमने d/2, और ये भी डिस्टेंस हाफ ले लेते हैं d/2। ये आपकी ओरिजिनल प्लेट्स थी इस तरीके से, और ये K1 K2 आपको दिया था। अब बताइए जरा, अब क्या करेंगे? देखो इसको कैसे तोड़ रहे। एक कैपेसिटर आप ऐसा ले लीजिए, दूसरा ऐसा ले लीजिए, डिस्टेंस d/2 और ये K1, इसका C1 लीजिए, इसका C2 लीजिए, फिर इसके बाद 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 करिए। क्यों? क्योंकि ये देखो सीरीज में कनेक्टेड है, यस, इसीलिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब C1 कैसे लिखोगे? देखो एरिया इस बार पूरा लिया है, एरिया पूरा है। देखो मैंने बनाया छोटा है, उससे कंफ्यूज मत होना, है ना। बार बार बड़ा बनाएंगे तो सॉल्विंग की जगह नहीं बचती है। तो आप देखो इतना ज्यादा, आप देखो एरिया पूरा लिया है, तो A एप्सिलॉन नॉट, D इस बार बदल गया d/2 इंटू K1। तो जब आप इसे देखेंगे तो C1 देखो क्या आ गया, C1 आ गया 2a एप्सिलॉन नॉट K1 बाई D। इसी तरीके से C2 आ गया 2a एप्सिलॉन नॉट K2 बाई D। एम आई राइट बच्चों? चेक कर लेना एक बार। चलिए, तो 1/C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 1/C1 ये रहा, प्लस 1/C2। अब देखो आप एलसीएम ले लो, ये कॉमन ले लेते हैं, तो 1/K1 प्लस 1/K2, तो ये आपका फैक्टर बना, यस। तो अब रेसिप्रोकल लेना ना भूलिएगा फाइनली। तो फाइनल आंसर जो बना 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन D K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। आई बात समझ में? ये फाइनल आंसर आ गया इस सेटअप का। चले आगे। अब अगर आपने पूरी जगह नहीं फिल की, सिर्फ थोड़ी सी जगह फिल की है, वो भी बता देता हूं मैं कैसे। आपने बस T थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक फिल किया है और कंप्लीट थिकनेस आपको D दी थी। अब कैसे करेंगे? तो वैसे ही तोड़ेंगे हम, ठीक है। एक आप वैक्यूम वाला ले लेना, एक आप डाइलेक्ट्रिक वाला ले लेना। ये वैक्यूम, ठीक है, D-T, यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1। इन दोनों का निकालिए अलग से, फिर सीरीज कनेक्शन करिए। तो इसका ना फाइनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका जो कैपेसिटेंस बनता है वो बनता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D-T प्लस T/K। K बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये याद रखिएगा प्लीज फॉर्मूला। इससे बहुत टाइम बचता है, बहुत सवाल आते हैं इस पे। इंडिविजुअली भी डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी पोजीशन पे नहीं डिपेंड कर रहा, आप यहाँ पे कहीं पे भी रखो, बस उसकी थिकनेस T है, तो आपका ये आंसर आ रहा है। चलिए एक और केस में आपको यहाँ पे बता दूं। सोचो अगर आपकी प्लेट्स ऐसी थी और आपने 4 भाग किए इक्वल, इस तरीके से K1 K2 K3 K4, ठीक है। अब बताइए इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा? तो यहाँ पे दो डाउट होते हैं बच्चों को कि हम ऐसे कट करके ऊपर नीचे पैरेलल माने या ऐसे कट करके लेफ्ट राइट सीरीज में माने। तो देखो समझना मेरी बात, यहाँ पे हम बीच से कट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये K1 K2 K3 K4, ये बेटा हो गया C1 C2 C3 C4। तो C1 C2 सीरीज में है, उनका आप निकालोगे तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आएगा। C3 C4 सीरीज में है, इनका निकालोगे तो आपका ये आएगा, और फिर इन दोनों को जोड़ के C इक्विवेलेंट आएगा।
इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन। ऐसा क्यों सर, आइए समझते हैं, ध्यान से समझना। ये ना कंडक्टर की प्लेट होती है, कंडक्टर में जितने भी पॉइंट्स हैं सब सेम वोल्टेज के होते हैं। कंडक्टर में जितने भी पॉइंट्स हैं सब सेम वोल्टेज के, कंडक्टर में जितने भी पॉइंट्स हैं सब सेम वोल्टेज के। तो अगर इसका नाम ए दिया है तो इसका भी ए दोगे, इसका बी दिया है तो इसका भी बी दोगे। इसीलिए आप ऐसे तोड़ के पैरेलल कनेक्शन कर सकते थे। लेकिन इंसुलेटर में अगर इसका नाम मैंने सी दिया है तो इसका मैं सी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इसका मैं सेम वोल्टेज नहीं बोल सकता हूं, तो इसीलिए इसका नाम डी दूंगा। तो इसलिए मैं K1 और K3 को पैरेलल नहीं बोल सकता, ये AC और ये AD के बीच में, लेकिन मैं ऐसे तोड़ के जरूर कर सकता हूं। अब देखिए C1 को हम कैसे लिखेंगे, मैं लिखना सिखा दूं। C1 एरिया एप्सिलॉन नॉट बाय डिस्टेंस। एरिया कितना बेटा, इसका आधा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस भी आधा, इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो C1 देखिए ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी K1 आ जाएगा। तो आप क्या करिएगा, C1 C2 C3 C4 निकालिएगा, यहाँ रखिएगा, फिर इन दोनों को ऐड करिएगा। तो इसका जो C इक्विवेलेंट आएगा ना सेटअप का, वो बेटा आपको याद होना चाहिए, ये होता है आमने सामने वाले का मल्टीप्लिकेशन। ये बेटा आपको फाइनल आंसर याद होना चाहिए। समझ गए प्लीज, ये याद रखना। आज देखना कितने सवाल आपको याद होगा तो टाइम बच जाता है। चलिए आगे चलते हैं, एक एक सवाल अब बता रहे हैं आपको। आपको देखिए, एक प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज्ड पैरेलल कैपेसिटर। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ा, ये सब बातें हो रही हैं। आइए सब सिखा दें। कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है, पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपने कुछ भी कनेक्शन नहीं किया है तो चार्ज ना आएगा ना जाएगा, चार्ज फिक्स रखा और फिर आपने इसी जगह में, पूरी जगह में, कंप्लीट जगह में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। अब आप बताओ मेरे को, डाइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद कैपेसिटेंस में क्या चेंज है, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज है, और एनर्जी स्टोर्ड में क्या चेंज है। सबसे पहले कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो वो C था तो ये KC, तो ये इंक्रीज हो गया बेटा K टाइम्स, ये तो हमें पता ही है। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस का कैपेसिटर में फॉर्मूला होता है Q/C। Q कांस्टेंट है, C बढ़ गया तो पोटेंशियल कम हो गया, और ये हो गया 1/K टाइम्स। आई बेटा बात समझ में। अब बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो दो तरीकों से समझाता हूं। पहला तरीका, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूं डेल्टा V/D, D ये डिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन D, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो D में तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने ऐसे भी लिखा था, यस। अब आप बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मीडियम में चले गए ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में क्या हो जाएगी, वैक्यूम की फील्ड डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, 1/K टाइम्स हो गई। समझ गए। अब एनर्जी के दो फॉर्मेट होते हैं मेजरली जो आप यूज करते हो, Q²/2C या फिर हाफ CV²। यहां पे कौन सा यूज करें, चार्ज कांस्टेंट है यहाँ पे, तो चार्ज वाला यूज कीजिए। तो U = Q²/2C। चार्ज कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, बस C क्या हो गया, K बढ़ गया तो U कम हो जाएगा, और C K हो गया, यानी डिनोमिनेटर में K आ जाएगा, तो ये हो गया 1/K टाइम्स। इस तरीके से आप सब बता सकते थे। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी दोनों डिक्रीज हो गए, सही बात है, और चार्ज में कोई चेंज नहीं, सही बात है। तो इसका आंसर बेटा आप पढ़ोगे ना सारे ऑप्शन तो C आएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगले सवाल में अब सेम सवाल है, लेकिन आपने बैटरी कनेक्टेड रखी है, बैटरी कनेक्टेड रख के फिर आपने ये जगह में डाइलेक्ट्रिक पूरा फिल कर दिया। आया बात समझ में। तो ये पहले था सेटअप और ये बाद में सेटअप आ गया। अब इस कहानी में है, ठीक है, सबसे पहले बैटरी क्या करती है, वोल्टेज मेंटेन करती है।
बैटरी कनेक्टेड है मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा इस बार वोल्टेज कांस्टेंट मानना है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस में, चार्ज में, इलेक्ट्रिक फील्ड में और एनर्जी में क्या क्या चेंज आएगा बताइए। आइए, कैपेसिटेंस तो बेटा k टाइम्स हो जाएगा, यस। फिर देखो चार्ज कितना आता है इस पे, चार्ज आता है इस पे c डेल्टा v। अब डेल्टा v कांस्टेंट है, c k गुना हो गया है, तो चार्ज भी इंक्रीज होके k टाइम्स हो जाएगा। आई बेटा बात समझ में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्टेज के टर्म में ये फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट ही रखेंगे। और बची बात एनर्जी की, इस बार एनर्जी हाफ CV² फॉर्मूला लीजिए, ठीक है। तो c k गुना हो गया, तो ये भी इंक्रीज होके k टाइम्स हो जाएगा और वोल्टेज सेम है। तो ऑप्शन पढ़िए जल्दी से, चार्ज क्या होगा, चार्ज बढ़ जाएगा, तो आंसर है C, यस। अगला सवाल फटाफट से आओ करते हैं। अब देखिए ये सवाल क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 2026 में है, उसकी सेपरेशन कितनी है 5, ठीक है सर। इसको चार्ज किया है बैटरी से, है ना। फिर क्या किया, इसमें माइका शीट इंट्रोड्यूस कर दी और पूरी जगह में नहीं की, सिर्फ 2 mm में इंट्रोड्यूस की है, ये 5 mm। अब आपसे बोला है इस दौरान इट इज फाउंड दैट 25% ज्यादा चार्ज आया बैटरी से, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए। आइए इसको मैं करना सिखाऊं। तो बेटा इसको कैसे करेंगे, आओ देखो। सबसे पहले आप सिंपल लीजिए, ठीक है, ये सिंपल। तो C क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। D अभी मैं 5 रख रहा हूँ, mm है, मेरे को पता है वो कट जाना है, इसीलिए मैं इसे अभी 5 ही रख रहा हूँ, यूनिट कन्वर्जन नहीं कर रहे। चार्ज कितना आ जाएगा CV। अब क्या हुआ, नया कैपेसिटेंस आ गया, नए कैपेसिटेंस आने से नया चार्ज आ गया C-V, ठीक है। अब ये जो 25% दिया है, ये एक्स्ट्रा चार्ज दिया है, 25% और चार्ज निकला, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है Q' माइनस Q, एक्स्ट्रा चार्ज, ये है 25% किसका, इनिशियल चार्ज का, ऑफ इनिशियल चार्ज। आई बात समझ में। तो देखो आपका C-V माइनस CV इक्वल टू 25/100 इंटू CV। तो देखिए V कट जाएगा, C' आ जाएगा, इससे 1.25 इंटू C। आई बात समझ में। अब C क्या लिखा आपने, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, D है 5। इसे क्या लिखोगे, तो इसका फॉर्मूला सिखाया था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5 माइनस 2 प्लस 2 बाई K। समझे, बस इसमें वैल्यू डाल देंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। C' इक्वल टू 1.25 C, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5 माइनस 2 प्लस 2 बाई K, 1.25 A एप्सिलॉन नॉट बाय 5। ये कट गया बेटा, ये अपॉन में 100, 5 से कटेगा ये 25, ये कटेगा 4, इसको उधर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई, और देखिए सॉल्व कीजिए इसको। तो K यहां से आ रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 2। समझ गए। अब देखिए यहां पे, ये देखिए तो जरा जल्दी से देखिए, ईयर चेंज 2 साल पहले, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 5 mm, 2 mm, 25%, एग्जैक्ट सेम सवाल 2026 में आ गया बिना डेटा चेंज किए, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना। आइए आगे चलते हैं, अगला सवाल। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, चार्ज दिया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दी गई और पूरा स्पेस फिल कर दिया, इंड्यूस्ड चार्ज दिया है और पूछा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ। तो ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला है ये, बस वैल्यू रख दीजिए फटाफट से। तो देखिए ये क्या हो गया, 10 की पावर पूरी कट गई, आपको मिल रहा है 4/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/K। 1/K क्या हो गया बेटा, 1 माइनस 4/5, 1/5 सॉल्व करके K आ गया बेटा 5। आया समझ में। आपको फॉर्मूला देखो याद होना चाहिए,
अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, आप गलत करके टाइम ज्यादा लगा के आ जाएंगे। सही तो फिर भी करेंगे, टाइम ज्यादा लगा के आ जाएगी यहाँ पे। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस दिया है, इसको बैटरी से चार्ज किया, बैटरी का वोल्टेज दिया है। अब आपने बैटरी हटा दी, बैटरी हटा दी मतलब अब चार्ज जो आएगा वो कांस्टेंट हो गया। बैटरी हटाने के बाद आपने डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, वर्क डन अब बताना है। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे पहले धीरे धीरे सेटअप बनाते हैं। सबसे पहले आपने चार्ज निकाल लीजिए। ठीक है, तो चार्ज कितना होता है कैपेसिटर पे, सी डेल्टा वी। सी दिया है, डेल्टा वी दिया है, तो चार्ज आ गया 120 पिको कूलम। ठीक है, पिको मतलब 10 की पावर यहाँ पे -12। ये अच्छा, इसको पी को एज इट इज रहने दीजिए, आंसर में भी पी दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने बैटरी हटा दी तो इस पे चार्ज कांस्टेंट रह गया। ठीक है, ये सबसे पहला। चलो अब देखिए जरा यहां पे, तो पहले Q था तो एनर्जी स्टोर थी Q²/2C। अब आपने कंप्लीट फिल कर दिया K से, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या हो गई, Q²/2 नया C। तो ये हो गया Q सेम है और ये KC हो गया। आई बात समझ में। अब वर्क डन बेसिकली हम कैसे लिखते हैं, देखो वर्क डन हम हमेशा डेल्टा U से लिख रहे होते हैं। यस, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो आपका वर्क डन है। ठीक है, अब आप देखिए वर्क डन का मैग्नीट्यूड पूछा है। ठीक है, तो बस आप इन दोनों का चेंज ले लीजिए, माइनस कर लेते हैं फटाफट से, हम यहां पे कॉमन भी ले लेते हैं। अब वर्क डन आपको क्या बोला है बताइए, वर्क डन क्या है, के दिया है, क्यू यहां से आ गया, तो यहां पे वैल्यू रखनी है 120 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी कितना बेटा 12, 1 - 1 अपॉन 6.5 के है। ठीक है, ये बेटा आपका फाइनल आंसर आएगा वर्क डन का। और देखिए पीको का स्क्वायर अपॉन एक पीको, तो कट के एक पीको बचेगा, ये फाइनल आपका आंसर है। समझ गए, तो देखिए कितना हो गया 120 अपॉन 2 इंटू 12, ये देखिए यहां से 2/13, 13 - 2 11/13। ठीक है, तो ये हो गया 6600 अपॉन 13, ये वर्क डन है। इसे आप सॉल्व करोगे ना तो ये आंसर आता है बेटा 508 के आसपास। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कंसेप्ट ध्यान रखना बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले सवाल पे चल रहे हैं, देखिए होमवर्क। इस सवाल में क्या बोला है, पूरे डी थिकनेस में नहीं भरा डाइलेक्ट्रिक, सिर्फ D/2 थिकनेस में भरा है। इनफैक्ट आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा है, मेटल शीट भरी है। तो देखिए फॉर्मूला तो अभी भी वही है, A ε0 अपॉन D - T प्लस T/K। ये नया कैपेसिटेंस है C'। मेटल के लिए K क्या होता है, मेटल के लिए K होता है इंफिनिटी, तो ये T/∞, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। समझ गए, तो C' आ जाएगा A ε0 अपॉन D माइनस थिकनेस, और ओरिजिनल क्या था CA ε0/D। देखिए ये क्या हो गया, इतना आसान सवाल है। तो रेशो क्या आ गया इसका, देखिए न्यू टू ओरिजिनल, तो 2:1 रेशो आ गया ऑप्शन 2। समझ में आया, चलिए आगे चल रहे हैं। अब देखिए ये मैंने आपको सिखाया था, अभी फॉर्मूला लिखा था इसका। अब बोल रहा है इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए। इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब इस पूरे चारों को हटा के एक लगा दीजिए सिंगल, तो K इक्विवेलेंट या K इफेक्टिव क्या होगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करके C निकालते हैं, इसको सॉल्व करके इसका तो C डायरेक्ट बोल सकते हैं, A ε0/D इंटू K इक्विवेलेंट। इस सेटअप का आपको अभी फॉर्मूला लिखाया गया था, ये देखिए ये रहा, ये आपको फॉर्मूला लिखाया गया था इस सेटअप का, एकदम स्टैंडर्ड। इसको कंपेयर करो K इक्विवेलेंट A ε0/D पे, देखो ऑप्शन आपका डायरेक्ट आ जाएगा आंसर।
है ना बेटा। ये देखो कंपेयर करो, चारों में से ए ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ए आ गया। अगला सवाल, अब देखो ये ना बहुत कॉमन मिस्टेक हमारी हो जाती है एक, यहां पे क्या हुआ, प्लेट्स ऐसे दी गई थी, हमने क्या किया अभी तक, पढ़ाई ऐसे पढ़ाई करिए, तो क्या होता है सीरीज पैरेलल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आपने पढ़ाई अगर ऐसे वर्टिकल रख के करी है ना, तो आप पहले इस सेटअप को ऐसे करके वर्टिकल बनाइएगा, ठीक है। जैसे यहां से देख के आपको लग सकता है सीरीज में कौन पैरेलल में कौन, लेकिन आप यहां पे करेंगे तो उल्टा आ सकता है, तो ये बच्चे बड़ी गलती करते हैं। तो पहले तो आप प्लेट्स को वर्टिकली कर दीजिए इस तरीके से। अब देखिए 4 हिस्सों में बांटा था हमने, तो एक हिस्सा तो आपका K3 K2 है, लेकिन एक हिस्सा पूरा K1 था, तो ये K1 K1, समझ गए। K1 दिया है बेटा 2, K2 दिया है 3, ये 2, और K3 दिया है 5। अब पूछा नया कैपेसिटेंस बताइए। पुराना कैपेसिटेंस बेटा है आपका A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, नए कैपेसिटेंस में हम फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं, है ना, जिसमें ये है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 वाली टर्म्स आ रही है। तो K1 K3 आमने सामने मल्टीप्लाई, K1 K3 2 इंटू 5 10 अपॉन 2 प्लस 5, ये 6 अपॉन 5। चलिए एलसीएम लीजिए, 50 प्लस 42 92, ये आपके पास नया कैपेसिटेंस आ गया। और नए कैपेसिटेंस को किसके बराबर करना है बेटा, देखो n/3 c के, c एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, और ये a एप्सिलॉन नॉट बाई डी 92 अपॉन 35 के। तो इससे देखिए 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो n आ जाएगा 92 इंटू 3 अपॉन 35। अब इसे आप सॉल्व करना और अप्रोक्सीमेट इंटीजर तक लाना। देखिए ये सॉल्व करके 7.9 है और इंटीजर टाइप सवाल था, इसलिए 7.9 को आप 8 टिक करके आओगे। आए समझ में। ये देखो फिर से वैसा सवाल, होमवर्क, ये फॉर्मूला याद हो तो कितना हैंडी हो जाता है। ये देखिए, तो पहले इनको वर्टिकल करिएगा, तीनों को हर एक का अलग अलग निकालिएगा और फिर सॉल्व करके आंसर बताइएगा कमेंट करके। बस ये पूछा किस केस में कैपेसिटेंस ज्यादा है। अगला सवाल ये देखिए, ये 2015 एडवांस में आया है। अब ये सेटअप कैसा है प्लेट्स में, तो 4 भाग थे हमारे, एक भाग में एप्सिलॉन 2 है और बचे हुए सारे भाग में एप्सिलॉन 1 है। समझ के बेटा, एप्सिलॉन 1 या K1 है। अब इसका C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे जरा बताओ। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, E1 E2 अपॉन E1 प्लस E2, ये रिलेटिव परमिटिविटी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया E1 E1 अपॉन E1 प्लस E1। बस ये आंसर है, ठीक है। तो चलो ये सब में वैल्यूज डालना, और इसका आंसर देखो जो मेरे पास लिखा हुआ है बता दूं, वो लिखा है ऑप्शन डी। तो ये होमवर्क है, सेम फॉर्मूला में बस वैल्यू डालना है। C1 C2 क्या है, C1 ओरिजिनल है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, C2 ये है, तो इसका A एप्सिलॉन नॉट बाई डी से रेशियो बताना है। आंसर देखिए मेरे पास ये लिखा हुआ है, चेक कीजिएगा। अगला सवाल 2026, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C था, मतलब हवा में C था, ये रहा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसको पैरेलल प्लेट्स में 1/3 थिकनेस को, 1/3 थिकनेस मतलब D/3 को आपने K से फिल कर दिया। तो बताइए इस सेटअप का नया क्या है कैपेसिटेंस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रखनी बेटा, ये फॉर्मूला याद नहीं होगा ना तो फंस जाओगे, सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ये देखो T की जगह बस क्या डालना, D/3, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा बस। तो इसका आंसर देखो जो मेरे पास लिखा हुआ है वो है ऑप्शन 3। आप चेक करके मेरे को बताना, होमवर्क का आंसर बताइएगा। 2014 में एडवांस में ये सवाल है, मल्टीपल करेक्ट सवाल है, मोर देन 1 करेक्ट। आइए क्या कह रहा है सवाल, जल्दी से पढ़िए। तो आपने आधा हिस्सा अलग डाइलेक्ट्रिक से रखा है, आधा हिस्सा अलग से रखा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक 1/3 में रखा है। देखिए एरिया A/3 में आपने डाइलेक्ट्रिक रखा है,
टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कंप्लीट कैपेसिटेंस C है और डाइलेक्ट्रिक वाले का C1 है। ये C1 है, ये C2 है और C जो है इन दोनों का पैरेलल है। ये बेसिकली व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज, प्लेट एरिया इज कवर्ड बाय डाइलेक्ट्रिक। इस हिस्से का चार्ज है Q1 डाइलेक्ट्रिक का और इस हिस्से का जो प्लेट का चार्ज है वो है Q2। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम है। आपसे पूछा है सही जवाब बताइए। अब देखिए यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अगर आप स्मॉल ए नाम देते हो तो इसे क्या दोगे? अभी बताया था कंडक्टर में सबका नाम सेम, सबका वोल्टेज सेम। इसे बी नाम दोगे तो इसे भी बी। तो वोल्टेज क्या बोलोगे? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ऊपर भी नीचे भी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। इसके बीच की डिस्टेंस दोनों में सेम है, तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेम हो जाएगी। दैट्स इट, यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो 1:1 आप आसानी से बता सकते थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की क्या बोलोगे? ये होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एम आई राइट बच्चों? यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे कैसे? चार्ज अपॉन एरिया। Q2 अपॉन एरिया कितना है? 2a/3, इतने हिस्से का एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया 3Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं E1 की। तो E1 मीडियम के अंदर है, तो वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिग्मा कौन सा? इधर वाला, तो Q अपॉन a/3, Q अपॉन a/3 एप्सिलॉन नॉट K। ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 हो गई। इन दोनों को इक्वेट करते हैं, आ जाओ। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो E1 इज इक्वल टू E2 3Q1 अपॉन a एप्सिलॉन नॉट K1, 3Q1 अपॉन a एप्सिलॉन नॉट K और 3Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, तो a से a कट गया, एप्सिलॉन नॉट कट गया, 3 से 3 कट गया, तो Q1 बाई K इक्वल टू Q2 बाई 2। Q1 बाई Q2, देखिए आंसर आ रहा है K/2। ठीक है, देखिए जरा एक बार, Q1 बाई Q2 में यहाँ पे 2 का एक फैक्टर है, ये मिसिंग है, 2 का एक फैक्टर है। यस, तो इसीलिए ये गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, आते हैं फिर, ये भी गलत हो गया। अब आते हैं C और C1 C2 पे। ये चेक कीजिएगा क्या हमने लिखा है ना, और क्या इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चेक करिएगा ये पूरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे अब हम बात करें, आपका कैपेसिटेंस चाहिए ना, C1 प्लस C2। C1 कैसे लिखेंगे हम? इसका कैपेसिटेंस एरिया a/3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्लस C2 में एरिया एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्या आ गया है देखिए, a एप्सिलॉन नॉट K/3D प्लस 2a एप्सिलॉन नॉट बाई 3D। तो यहां से अगर मैं a एप्सिलॉन नॉट बाई 3D कॉमन लेता हूं तो K+2 बना, ये C, और C1 क्या है बेटा, ये रहा a एप्सिलॉन नॉट बाई 3D इंटू K, ये रहा। अब देखिए रेशियो लीजिए तो K+2 अपॉन K बनेगा, तो ये रेशियो देखिए K+2 अपॉन K सही है रेशियो, तो ये मैच हो रहा है। ये तो गलत हो गया, और ये भी देखिए 2/K, यहाँ K/2 का फैक्टर आ रहा है, तो इसलिए ये भी गलत हो रहा है। तो इसलिए आंसर हमारे दो ऑप्शन सही हो गए। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, अगला सवाल यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे इस सेटअप को अंदर लेके आ रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे अंदर ला रहे हैं वैसे वैसे कैपेसिटेंस बदलता जा रहा है। कैपेसिटेंस वैसे वैसे बदलता जा रहा है, और जो कैपेसिटेंस आप ला रहे हैं वो स्पीड आपको कांस्टेंट स्पीड दी है। देखिए ये स्पीड आपको कांस्टेंट स्पीड दी है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप सोचो कि अगर x डिस्टेंस अंदर आ जाता, ये दूरी x हो जाती है,
ये एयर है, एयर के लिए मैं ये मान लेता हूं L माइनस एक्स हो जाती है। ठीक है, आप सोचो x डिस्टेंस अंदर आ गया तो कैपेसिटेंस क्या होगा। देखो इनिशियल कैपेसिटेंस सबका a एप्सिलॉन नॉट बाई डी सी नॉट है, x दूरी अंदर आ गया तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसको आप वर्टिकल करके ऐसे सोचिए, ठीक है, ये आप सोचिए x लेंथ है, ये लेंथ L माइनस एक्स, ये C1 क्या होगा, एरिया एप्सिलॉन नॉट k बाई डी, C2 क्या होगा इस सेगमेंट का, एरिया एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ठीक है, अब एरिया कैसे लिखोगे, देखो A1 लिखो लेंथ इनटू अंदर की तरफ थिकनेस। अगर लेंथ अगर मैं देखूं तो इसकी x है, अंदर की तरफ थिकनेस सामने से नहीं दिख रही, साइड से दिखेगी वो भी चलो L मान लेता हूं अभी के लिए, क्योंकि मेरे को सिर्फ ग्राफ का नेचर बताना है। ये हो जाएगा L माइनस एक्स इंटू एल, फिर इन दोनों का एडिशन, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होंगे, इससे मैं एक्सप्रेशन बना रहा हूं अभी। तो C1 को लिख दिया हमने एक्स एल एप्सिलॉन नॉट k बाई डी, प्लस C2 को हमने लिख दिया L एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स बाई डी। कॉमन लीजिए L एप्सिलॉन नॉट बाई डी, आपको मिलेगा x k माइनस वन प्लस एल। समझ गए, ये सही लिखा है हमने, ठीक है। अब x को क्या लिखेंगे, कितना डिस्टेंस अंदर आया, तो x डिस्टेंस को आप लिखोगे स्पीड इनटू टाइम। यस, तो आप देखिए यहां पे स्पीड इनटू टाइम लिख दीजिए इसे, तो आपको ये एक्सप्रेशन टाइम के साथ लीनियरली बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये टाइम के साथ आपको लीनियरली बढ़ता हुआ दिखेगा, तो ये रिजेक्ट हो गया। आया समझ में, लीनियरली बढ़ता हुआ आपको दिखेगा शुरुआत में। फिर क्या हो गया, अब आप धीरे धीरे अंदर लाते लाते जब आप देखोगे के पूरा आ चुका था, आप देखिए के पूरा आ चुका था, एरिया सेम है, के पूरा आ चुका है। के पूरा आने के बाद 2k की एंट्री होगी, ठीक है। अब धीरे धीरे 2k आएगा, तो अब आप इसे k और 2k में डिस्ट्रीब्यूट करिए जरा। ये x लेंथ आप 2k की मान लीजिए और k लेंथ L माइनस एक्स की मान लीजिए। अब टाइम कितना बीत चुका है, तो स्पीड इंटू टी L, तो L बाय वी टाइम तो बीत चुका है, ठीक है। इसके आगे का टाइम अब चल रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है इसे आप शुरुआत से देखोगे तो आप बोलोगे L बाय वी, L प्लस वी टी बेसिकली लिखोगे आप। बेसिकली हम इसे v, ये जो एक्स्ट्रा टाइम टी डैश लगा है ना, वो आपको लिखना है v इंटू एक्स्ट्रा टाइम टी डैश। तो इसे स्टार्टिंग का टाइम माइनस L बाई वी, इस तरीके से आप ये लिख सकते थे, है ना। खैर चलिए, अगर एक्स्ट्रा टाइम से ही हम बात करें, v इंटू टी डैश ही लिखता हूं, ठीक है, इससे ही सोचू। तो C1 क्या लिखोगे, a एप्सिलॉन नॉट इंटू 2k डिवाइडेड बाय d, और ये x v इंटू टी डैश अब लिखा जाएगा। C2 क्या लिखेंगे, L माइनस एक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू k अपॉन में d। समझ गए, ये ऐसे लिखेंगे हम C2। और C इक्विवेलेंट अब क्या आ रहा है, देखिए k एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन आ जाएगा, ये आएगा x इंटू के प्लस L माइनस एक्स, x इंटू 2k प्लस L माइनस एक्स इंटू के। इस तरीके से ये सेटअप बनेगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो आप सोच के बताओ। और मैंने आपको बता दिया कि कर्वेचर चेंज क्यों हो रहा है। एक बार के पूरा अंदर आ जाएगा फिर कर्वेचर चेंज होगा, ये लेंथ प्लेट की सेम है। तो ये आप सबके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि इन तीनों में से ऑप्शन में से सही ग्राफ कौन सा है। यस, पहले का x आपको बता दिया, बाद में जो टाइम के साथ एक्सप्रेशन है वो टाइम आपको टी डैश लिख दिया है, इसके अंदर आने का टी डैश, और वो आप फिर बताएंगे। अगला सवाल फिर से ग्राफ वाला सवाल। यहां पे देखिए वोल्टेज का डिस्टेंस के साथ ग्राफ दिया है,
अगर ये कुछ भी नहीं होता ना तो दो प्लेट के बीच में वोल्टेज लगातार डिक्रीज होता कांस्टेंट स्लोप से, क्योंकि पोटेंशियल हाई से लो जा रहे हैं। अब क्या हुआ, बीच में कंडक्टर आ गया, कंडक्टर में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो ये बीच वाले इलाके में पोटेंशियल कांस्टेंट वाला मेरे को ग्राफ चाहिए। तो सब में कांस्टेंट है, रिजेक्टेड। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, रिजेक्टेड। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है। फिर डाइलेक्ट्रिक में कम होगा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक का स्लोप और हवा का स्लोप अलग अलग होगा डिक्रीज होने का। ठीक है, तो ये तो बढ़ गया, गलत है ना, हाई से लो जा रहे हैं तो कम ही होगा हमेशा। तो यहाँ पे देखिए कम ही हो रहा है बट स्लोप अलग हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक का स्लोप अलग, हवा का स्लोप अलग। तो इसलिए ऑप्शन बी है, वोल्टेज रिडक्शन का ये ग्राफ है। आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कुछ सवाल कर रहे हैं इंटीग्रेशन के। एक ये सवाल है, एक ये सवाल है, एक ये सवाल है। ये तीनों सवाल इंटीग्रेशन करके अभी हम आपको बता रहे हैं। सवाल देखिए पहला क्या है, के आपको x के साथ बदलता हुआ दिया है, k नॉट 1 प्लस अल्फा x। मतलब यहां पे हर जगह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है। तो ऐसे में x पे dx थिकनेस का एलिमेंट लीजिए और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां से आ जाएगा। इसका कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे, एरिया पूरी एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ये थिकनेस, तो वो dx है। ठीक है, तो c कितना आ गया देखो, a एप्सिलॉन नॉट k नॉट 1 प्लस अल्फा x अपॉन dx। अब आप बोलोगे सर ये तो dx नीचे आ रहा है, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो बताता हूं। ये सारे से पट्टियां जो ले रहे हो आप, स्ट्रिप्स बीच बीच में, ये सारी छोटे 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 हिस्से हैं, छोटे छोटे स्ट्रिप्स हैं, वो सब आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में हम 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट को इस तरीके से हम जोड़ते थे। यस, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाय सी को इंटीग्रेट करके 1 बाय सी इक्विवेलेंट के बराबर बेटा हम कर रहे होंगे। देखिए कैसे, अब इसका रेसिप्रोकल लीजिए तो वो आएगा dx अपॉन a एप्सिलॉन नॉट k नॉट 1 प्लस अल्फा x का इंटीग्रेशन, जो देखिए क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस अल्फा x अपॉन a एप्सिलॉन नॉट k नॉट। आया समझ में? अब ध्यान से सुनो, x का अगर कुछ कोफिशिएंट होता है तो वो भी डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन में, तो अल्फा भी इंटीग्रेशन में नीचे आ जाएगा। x की लिमिट बेटा, तो x की लिमिट यहां पे देखो, इसे अगर मैं 0 मानूं, ये आपकी d है, तो 0 से d x की लिमिट, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, ln 1 प्लस अल्फा d अपॉन 1, तो बस यही मिलेगा, अपॉन a एप्सिलॉन नॉट k नॉट अल्फा। फिर रेसिप्रोकल ले लीजिएगा, तो ये आपका कैपेसिटेंस मिला। यस, लेकिन देखिए यहां पे सरप्राइजिंग बात ये है कि ये वाली टर्म ऑप्शन में ही नहीं है। देखो ये जो मिला है ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या करें। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज है, ये बच्चे नहीं करके जाते हैं ना तो बहुत बहुत अखरता है बच्चे को। बेटा ln की सीरीज होती है, ln 1 प्लस एक्स की, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसे चलती जाती है। तो इसी तरीके से ln 1 प्लस अल्फा एक्स, यहां हमारा क्या था, अल्फा डी को मैं लिख सकता हूं अल्फा डी माइनस अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूं। आगे की टर्म बहुत छोटी है, निगलेक्ट हो जाएंगी, इसीलिए देखो आपको ये अप्रोक्सीमेशन दिया था। अब यहां पे मैं इसे बदल दे रहा हूं, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट देखिए क्या हो गया, C इक्विवेलेंट हो गया A एप्सिलॉन नॉट K नॉट अल्फा अपॉन ln की जगह ये रख दिया, ये कॉमन भी ले सकते हो आप, ये रहा, अल्फा भी कट गया। अब देखिए आप एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये वाली टर्म नीचे आनी चाहिए, है ही नहीं नीचे, इसका मतलब इसमें अभी और काम बाकी है। इसे ऊपर ले जाओ, पावर -1, अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दो, -1 अंदर लाओ, 1 प्लस एक्स की पावर n को
1 प्लस एन एक्स लिख देंगे तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के नॉट बाई डी 1 प्लस अल्फा डी बाई 2। आया बेटा समझ में? तो ये आपका आंसर मैच हो रहा है किस ऑप्शन से? ऑप्शन ए से। आया बेटा? चलो अब जल्दी से ये वाला सवाल पढ़ के बताओ। इस सवाल में भी सेम कंसेप्ट लग रहा है। सबसे पहले तो ये प्लेट्स ऐसी है ना, इसको मैं वर्टिकल कर देता हूं। तो प्लेट्स को जब मैं वर्टिकल जमाता हूं तो इस तरीके से प्लेट मेरे को दिख रही है। मैंने क्या किया, y डिस्टेंस पे ये dy थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया। अब देखिएगा, आपको ये डिस्टेंस तो d दिया था, ये डिस्टेंस कितना होगा तो उसके लिए ये एंगल अल्फा दिया था। ठीक है, अब देखिए आप, ये अल्फा ये y, तो ये देखिए मैं अगर ये x मान लेता हूं तो x अपॉन y tan अल्फा है। अब आपको क्वेश्चन में दिया है अल्फा बहुत छोटा एंगल है तो x को लिख दीजिए y इंटू अल्फा, tan अल्फा को अल्फा लिख दिया, तो ये लेंथ कितनी हो गई y अल्फा। ठीक है, तो ये जो हमने स्ट्रिप ली है इस स्ट्रिप पे फोकस करेंगे अगर, तो इस स्ट्रिप की पूरी लेंथ कितनी हो गई d प्लस y अल्फा, और ये थिकनेस कितनी हो गई dy। समझ गए? जल्दी से देखिए क्या बोल रहा है। तो ये ऐसा सेटअप है, कैपेसिटर स्क्वायर प्लेट से बनाया हुआ है, स्मॉल एंगल है और पूछा है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताइए। तो आइए अब इसका छोटा सा कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे, तो एरिया लेंथ इंटू अंदर की तरफ थिकनेस, तो लेंथ इंटू डी वाई। लेंथ इसने शायद ए दी है ना, तो ए ही ले लेता हूं मैं लेंथ, ठीक है, फिर बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो ए इंटू डी वाई, एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये वाला डिस्टेंस डी प्लस वाई अल्फा। समझ गए? चले इंटीग्रेट करें, तो ये इंटीग्रेशन देखो क्या मिलेगा, ये इंटीग्रेशन मिलेगा ए एप्सिलॉन नॉट एल एन में आ गई, एल एन डी प्लस वाई अल्फा। यस, और y का कोफिशिएंट डिवीजन में आ जाएगा। लिमिट, अब देखिए y की लिमिट मतलब लेंथ तक जा रही है, तो 0 से लेके a तक। अब इसमें वैल्यू डालेंगे हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको मिलेगा एल एन डी प्लस वाई, वाई की जगह a आएगा, तो d प्लस अल्फा a अपॉन डी, है ना। लिमिट्स डालना, एल एन हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एल एन ए बाई बी आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली बेटा आ गया एल एन 1 प्लस अल्फा ए बाई डी। ठीक है, और ये आप फिर से ये लगा दीजिए, सीरीज जो अभी बताई वो फिर से सीरीज में लगा दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके से बेटा करना था। यहां पे भी देखो आंसर में एल एन नहीं है, तो एल एन नहीं है ना, तो इससे समझ में आ रहा है सीरीज एक्सपांड करनी है। तो ये हो गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन अल्फा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये देखो क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय अल्फा, अल्फा ए बाई डी कॉमन, 1 माइनस अल्फा ए बाई डी, ये आ गया, तो अल्फा अल्फा कट गया। ठीक है, तो क्या मिला आपको, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी 1 माइनस अल्फा ए बाई 2d। तो ये मिल रहा है ऑप्शन ए में। ठीक है, तो ऑप्शन ए बेटा यहाँ पे सही जवाब हो गया। आइए मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। इसमें दो टाइप के सवाल हैं, एक बार यहाँ पे हवा है और एक बार यहाँ पे K1 K2 है। ठीक है, डायगनली आपका चेंज हो रहा है, दो प्लेट है। इसको कैसे करेंगे, तो पहले तो वर्टिकल आप कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, जैसे हमने एलिमेंट लिया था पिछले में वैसे ही लेंगे। ये आपका K है, एक काम कीजिए आप, जैसे आपने एलिमेंट लिया था Y पे dy थिकनेस का एलिमेंट लीजिए। ठीक है, dy थिकनेस का एलिमेंट, ये दूरी x है, ये d दी है, तो ये दूरी हो जाएगी d माइनस एक्स। अब ये जो स्ट्रिप काटी ना आपने, ये स्ट्रिप बाहर ले लीजिए। ठीक है, इस स्ट्रिप में भी दो हिस्से हैं, एक हिस्सा K वाला है, एक हिस्सा एयर वाला है। ये लेंथ x मानी है, ये लेंथ d माइनस एक्स मानी है।
ये थिकनेस आपने dy माना है, ठीक है। अब देखिए आप x और y में रिश्ता कैसे निकालें, तो d और a आपको दिया है, मतलब ये a था और ये d था, तो मैं tan थीटा बराबर कर दूंगा छोटे ट्रायंगल का बड़े ट्रायंगल का, तो d बाय a इज इक्वल टू x बाय y, तो y आ जाएगा x a बाय d। ये मेरा y का रिश्ता आ गया, a के साथ इंटीग्रेशन में मदद करेगा ये। अब देखिए C1 क्या लिखोगे, एरिया, तो लेंथ इंटू अंदर वाली थिकनेस L इंटू डी वाई, एरिया एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपॉन लेंथ। C2 लिखेंगे एरिया एप्सिलॉन नॉट हवा है, अगर दूसरा डाइलेक्ट्रिक होता तो K1 K2 लिखते अपॉन डिस्टेंस। फिर इनका सीरीज में कनेक्शन है, तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट देखो क्या आ गया, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, ये रहा। अब इसे सॉल्व करिए, देखिए तो यहां पे कॉमन चीजें जो आ रही है वो ले लीजिए, एप्सिलॉन नॉट L dy कॉमन आ रहा है, x अपॉन k प्लस डी माइनस एक्स, तो k एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये आपका सेटअप बनेगा। अब इसे रेसिप्रोकल लीजिए, तो C इक्विवेलेंट देखिए क्या बन रहा है, L K एप्सिलॉन नॉट, L K एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वाई अपॉन x इंटू 1 माइनस k प्लस k इंटू डी। अब यहां पे इंटीग्रेट करना है, लेकिन y और x दोनों है, तो अभी देखो y का हमने फंक्शन बनाया था a बाई डी इंटू एक्स, तो डी वाई को लिख दीजिए a बाई डी इंटू डी एक्स यहां पे। तो ये देखिए क्या हो गया, a बेसिकली लेंथ था बेटा, तो ये l ही ले लेता हूं मैं, है ना, या फिर मैं लेंथ को a लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे जो लेंथ थी इसे मैं a लिख देता हूं, ताकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, ये देखिए हो गया इंटीग्रेट, तो ये लॉग में आ गया, a स्क्वायर के एप्सिलॉन नॉट बाई डी ln x इंटू 1 माइनस के प्लस के इंटू डी, ये लॉग में आ गया। अब देखिए x का कोफिशिएंट डिवीजन में आ जाएगा, और x की लिमिट क्या होगी, तो x की लिमिट क्या है, देखिए x की लिमिट है 0 से d, x की लिमिट रखिए 0 से d, क्या आ जाएगा देखिए, a स्क्वायर के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी 1 माइनस के, ये d रखिए, तो d माइनस के डी कट जाएगा, ln d बचेगा, 0 रखिए, तो फिर से kd बचेगा, ओके, एक बार kd बच रहा है, एक बार d बच रहा है, तो ये इफेक्टिवली ln k आ जाना चाहिए। तो ये देखिए एग्जैक्ट ऑप्शन 2 से मिल रहा है। इन तीनों सवालों को आप प्लीज फिर से करिएगा, और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले सेशन में। कमेंट करके बताना कैसा लगा सेशन, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और पूरा डिटेल में फिर से कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कंसाइज रखने के लिए आपको बहुत, है ना, एफिशिएंट तरीके से सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं और बहुत ही कम समय में बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, तो इस चीज को आई होप आप अप्रिशिएट करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बाय बाय, टेक केयर।